हेलो बच्चों, मैं गौरव कुमार पांडे आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने फिजिक्स के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की 2 वीडियोस प्रोवाइड की, जिसे आपने बहुत पसंद किया। अब हम तीसरी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल लाइन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे पता करते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें जो पॉइंट था हमारा, जैसे ये पॉइंट P है, वो हॉरिजेंटली था यानी इस द्विध्रुव के सामने था। आज जो है वो वर्टिकली है, जो कि लाइन पर नहीं है। तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे प्राप्त करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। इसे कुछ हमें लेट करना होता है, उसको हम पहले समझ लेते हैं कि हमारे सामने एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q वैद्युत द्विध्रुव यानी डायपोल है, जो कि -q और +q से मिलकर बना है। इससे r दूरी पर, यह डिस्टेंस है r दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है, यानी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना है। तो और चूंकि वैद्युत द्विध्रुव है तो हम इस डिस्टेंस को 2L ही मानेंगे। ये सेंटर है तो सेंटर से ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा, और ये डिस्टेंस R है। तो हाइपोटेनस की अभी मुझे जरूरत पड़ेगी। तो हाइपोटेनस अगर हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। ये हम लिख दिए हाइपोटेनस। फिर इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, उस पॉइंट पर एक टेस्टिंग चार्ज लेके आएंगे, यानी परीक्षण आवेश लेके आएंगे। वो धन परीक्षण आवेश होगा। तो धन परीक्षण आवेश जब हम लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज के साथ है, ये नेगेटिव चार्ज के साथ है। यहाँ -q है तो यहाँ पे +q0 ला रहे हैं, यहाँ -q है तो अपोजिट चार्ज है। जब अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नीचे की ओर, मतलब -q की ओर होगा। जबकि ये +q चार्ज है, +q0 है, ये +q है, दोनों सेम साइन है, तो ये रिपेल करेगा। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ऊपर की ओर होगा। अब इन दोनों का जो परिणामी होगा, जब दो बल ऐसे डायरेक्शन में लग रहा है तो उसका जो परिणामी निकलेगा वो उसके बीच में कहीं होगा, तो वो हमने E कह दिया। अब इसका हम वियोजन देख लेते हैं कि कैसे हम इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट यानी क्षैतिज वियोजन और ऊर्ध्वाधर वियोजन करते हैं। तो देखिए ये E1 है हमारा, यही फिगर मैंने यहां बना लिया बड़ा सा। ये E1 है, ये E2 है, और इसके बीच में कहीं E है। तो इसका जब हम वियोजन करते हैं तो ये एंगल हम मान लिए थीटा है। तो थीटा के कारण जो हॉरिजॉन्टल पर बनता है वो हमेशा cos थीटा बनता है। यानी अगर E1 है ये, तो इस पर क्या बनेगा, E1 cos थीटा। तो ये मैंने लिख लिया, जो परिणामी है उसमें पहला क्या आ गया, E1 cos थीटा। अब उसी तरीके से ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि जैसे ये E1 जा रहा है वैसे ये E2 जा रहा है, ये भी थीटा होगा। ये भी हॉरिजॉन्टली निकल रहा है और इसके बीच में एंगल थीटा है। तो इस E2 के कारण इस लाइन पर फिर E2 cos थीटा बनेगा। तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाए। अब बात करें तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ क्या है, ऊर्ध्वाधर जो इसका वियोजन है वो E1 sin थीटा है, E2 sin थीटा है। ये दोनों जस्ट अपोजिट है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी कैंसिल आउट कर देंगे। तो यानी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल जो प्रभाव पड़ेगा E पर वो इसके कारण और इसके कारण पड़ेगा। इसलिए E बराबर मैंने लिख लिया, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम प्राप्त कर लेंगे। अब
हम देख रहे हैं बार बार कॉस आ रहा है, तो कॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फिगर को ध्यान देखते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज का नाम भी हम ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये POB कह सकते हैं या BOP कह सकते हैं। यहां पर ये R दिया है, ये L दिया है और ये √R² प्लस L² हो जाएगा हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा OB अपॉन PB। अब यहां पर वैल्यू जब रखेंगे तो OB की वैल्यू तो L हो गई और जो PB की वैल्यू है वो हाइपोटेनस है तो √R² प्लस L² हो गया। यहां तक की बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिजिक्स को लोग बहुत कठिन मानते हैं और जब इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी आता है तो सबसे ज़्यादा जो खराब रिजल्ट रहता है वो इंटरमीडिएट का ही रहता है। इसलिए प्लीज़ कंसंट्रेट होकर के आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद एक कंसाइज्ड वे में आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है कि आप उसे बार बार अगर देखेंगे तो रिपीटली आपको ये सारी बातें तैयार हो जाएंगी। एक एक कॉन्सेप्ट देने के लिए एक एक साइंटिस्ट ने अपनी पूरी उम्र लगा दिया। आप लोग बहुत ही स्पेशल हैं जो आप इतने लोगों का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये cos थीटा हो गया, L बराबर √R² प्लस L²। तो अब E1 की वैल्यू अगर हम देखें तो हमने कूलाम्स लॉ के तहत क्या पढ़ा था, 1/4πε0K Q/R², जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने पढ़ा था। तो R मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, तो देखिए एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, तो बीच की डिस्टेंस क्या हो गया, √R² प्लस L²। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, √R² प्लस L² का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या करेंगे, इस अंडर रूट को कैंसिल कर देंगे। वही चीज अगर E1 के कारण, E1 इसके कारण है, इसके कारण ये हमने निकाल लिया। अब E2 के कारण भी निकाल लें इस पर, इस आवेश के कारण, तब भी वही निकलेगा, 1/4πε0K Q/√R² प्लस L² का होल स्क्वायर। अब दोनों जगह से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। और जो अभी मैंने बताया था कि E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इसी को मुझे सॉल्व करना है, इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं cos थीटा को, तो E1 प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं 1/4πε0K Q/√R² प्लस L², वही 2 बार लिख देंगे हम, ये cos थीटा हो जाएगा। चूंकि 2 बार है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा उतर जाएगा। अब cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं पहले से। अब उस cos थीटा को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और जब हम पुट कर देंगे तो हमें देखिए 2 दिख रहा है, Q दिख रहा है, L दिख रहा है। अब इसको हम इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे कोई फार्मूला बन जाए। तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है, Q × 2L क्या होता है, P होता है, जो कि डायपोल मूवमेंट कहलाता है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। उसे हम कर लेंगे, उसे हम पुट कर देंगे। तो Q × 2L क्या हो जाएगा, P। बाकी सबको हम वैसे लिख लेते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि R² प्लस L² ये यहाँ पे लिख दिए हम, और ये R² प्लस L² की पावर 1/2 है, क्योंकि अंडर रूट है तो 1/2 लिख सकते हैं। और 1/2 और 1, जब 1 में 1/2 जोड़ देंगे तो ये 3/2 बन जाएगा। 1/4πε0K P/√R² प्लस L² की पावर 3/2। यहाँ तक आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब लास्ट हम बस कंप्लीट करने वाले हैं और देखते हैं हम। E बराबर 1/4πε0K P/R² प्लस 0 की पावर 3/2। अब ध्यान देने वाली बात है, हम फिर 0 लिख दिए। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि L² जो होता है वो R² की तुलना में बहुत छोटा होता है, नगण्य होता है, तो इसे नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये 0 हो गया, 0 हमने रख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, R² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, R³। तो E बराबर 1/4πε0K P/R³ हो गया।
आशा करता हूं कि आपको अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति दोनों बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई होगी। और इसे बार बार देखिए क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आता है, चाहे अच्छी स्थिति पूछ लिया जाए चाहे निरक्षी स्थिति पूछ लिया जाए। तो इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार वीडियो प्ले करिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए, बड़ी मेहनत के बाद ये वीडियो तैयार होती है। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे फिजिक्स जो कठिन लगती है वो सभी के लिए आसान लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।